पहले हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे तो उसमें हमें पता है कि बुक्स अकाउंटिंग लिखा जाता था। तो उसमें क्या क्या रिवॉल्यूशन आया, इन्वेंट्री का काउंटिंग हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, स्लोली स्लोली टेक्नोलॉजी ने उनको इम्प्रूव करने का प्रयास किया। भी क्लाउड बेस्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर भी मार्केट में आ गए। फॉर स्पेसिफिकली एसएमई की बात की जाए कि ओडू इंडिया का नहीं है, यस बेल्जियम बेस्ड है, पर अगर आप ओडू की जर्नी देखोगे तो उसमें ग्रो तो इंडिया के साथ ही किया है। ग्रेजुअली ओडू ने भी चालू किया है ओडू फॉर अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट खुद वहां से लर्न कर रहे हैं। जैसे आप आज ओडू को आपकी कंपनी में यूज करना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वहां पे रेडी टू यूज सीएमएस है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे। We all know basic 7 function of business, which includes marketing, operation, HR, accounts, R&D, and management. But sometimes due to lack of employees or manpower, we don't focus on these 7 functions. But for every industry, these 7 functions are very critical. So today our topic is how to manage these 7 functions efficiently with the single tool. Yes, I'm talking about ERP software. Namaste and welcome. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. Today we have special guest Mr. Ranveer here with us. He is ERP consultant and silver partner of Odoo Software. Let's know with him how we can synchronize people, process and digitalization with the modern technology which can help SME segment of India. So welcome Nadeep भाई। थैंक यू राज भाई। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो मुझे रणधीर भाई आपसे ये जानना है कि पहले हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे तो उसमें हमें पता है कि बुक्स अकाउंटिंग लिखा जाता था। तो उसके बाद से लेके आज तक की जर्नी अगर देखी जाए तो उसमें क्या क्या रिवॉल्यूशन आया, वो आप थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बताइए तो हमें पता चले कि हमें क्या क्या इम्प्रूव करना अभी भी बाकी है। यस, तो देखिए, अगर हम ओल्ड इरा की बात करें, जब इंडस्ट्री रिवोलाइजेशन हुआ, राइट, तो सारी चीजें मैन पावर बेस्ड थी कि कुछ भी काम करना है हमें मैन पावर चाहिएगा। सारी चीजें मैनुअल होती थी, चाहे वो अकाउंटिंग हो, इन्वेंट्री का काउंटिंग हो, चाहे कुछ भी चीजें हो। स्लोली स्लोली टेक्नोलॉजी ने उनको इम्प्रूव करने का प्रयास किया। और डिफरेंट जब जैसे 2000 के बाद जैसे मार्केट बूम हुआ सॉफ्टवेयर का, उसके बाद उन्होंने अपना वहाँ पे काम स्टार्ट किया। सो स्लोली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आने लगे जो पर्टिकुलर जॉब के लिए बने हुए थे। तो उनका काम ये था कि ये पर्टिकुलर पर्सन का थोड़ा काम इजी करो या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इजी करो, और टूगेदर मिलके छोटे छोटे मिलके पूरे एंटरप्राइज को या इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे थे। तो इसमें आप अगर इनिशियल स्टेज के सारे सॉफ्टवेयर देखोगे तो वो क्या थे, एचआर के लिए छोटा सा सॉफ्टवेयर अलग चल रहा है, अकाउंटिंग के लिए अलग चल रहा है, अगर आपके पास पॉइंट ऑफ सेल है तो वो अलग चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग चल रहा है। उसके बाद इरा स्टार्ट हुआ ईआरपी का, कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। भाई अब मेरे सारे डिपार्टमेंट अलग है, मेरी कंपनी के ऑपरेशंस अलग अलग, तो उनको मैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकूं। और वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ईआरपी का कंसेप्ट आया, या तो उनका बर्थ हुआ। और फिर उसमें बड़े बड़े प्लेयर भी है जो ईआरपी के, चाहे एसएपी हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हो, चाहे ओरेकल के हो, वो पहले नाम सुनने को मिलता था। बाद आया क्लाउड सॉफ्टवेयर, राइट। फिर वो क्लाउड का जैसे ही टाइम आया तो क्लाउड में भी छोटे कंप्यूटर्स बोल सकते, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये प्लेयर थे, एसएमईस के लिए कौन। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो भी मार्केट में है, जैसे ओडू ईआरपी है, जोहो है, डायनामिक्स है, ऐसे जो सॉफ्टवेयर है वो एसएमईस को टारगेट कर रहे हैं। और तो अभी, और अब तो पूरा टाइम जैसे ग्रेजुअली पहले चेंज हो रहा था, अब तो रैपिडली चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये सॉफ्टवेयर भी अपने इनोवेशंस ला रहे हैं कि हम लोग कैसे इंडस्ट्री को एफिशिएंट कर सके। ओके, सो आपने जैसे बताया कि पहले कैसे काउंटिंग होता था और अभी क्लाउड बेस्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में आ गए। फॉर स्पेसिफिकली एसएमई की बात की जाए तो मुझे आपकी बिजनेस की जर्नी समझाओ कि आपने बिजनेस की शुरुआत कहाँ से की और आप ये ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी कैसे बने, वो थोड़ा डिटेल में समझाओ। ओके,
तो देखिए जब मैं इंडिविजुअल की बात करूँ कंपनी से पहले, तो हर एक पर्सन का कुछ एम होता है कि जो यहाँ से कोई वो देखते हैं वहाँ से सीखते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको दिखता है तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब जहाँ पे मेरा इंटर्नशिप भी हो रहा था कुछ कंपनीज में, वो मोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज थी और मैंने थोड़ा बहुत उनके साथ वर्क किया। तो वहाँ पे मुझे लग रहा था फैक्ट्रीज में अभी भी मोस्ट ऑफ जहाँ पे देखो तो ज़्यादा फाइलें है, पेपर्स है। एक चीज़ को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको इवन छोटा सा लीव भी एप्लीकेशन है, एक से लिया दूसरे के पास अप्रूव करवाने जाओ, तीसरे के पास जाओ और फाइनली आपका लीव अप्रूव होता था। ये मैं मेरे ग्रेजुएशन के टाइम की बात कर रहा, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा। तो उस टाइम में मुझे सुनने में आया कि ये ERP सॉफ्टवेयर है वो जो चल रहे हैं। तो मैंने वो सोचा कि क्या इसको एक कैरियर के तौर पे देखा जा सकता है। फिर मैंने थोड़ा उसके बारे में स्टडी किया, फिर मुझे लगा कि नहीं हम लोग इसमें जा सकते। तो डेफिनेटली एज ए इंडिविजुअल कैरियर तो मैंने भी स्टार्ट डेवलपर के तौर पे ही किया था। पर हाँ, डेवलपर के तौर पे किस में डेवलप कर रहे हैं, ERP सेक्टर में जा रहे हैं, राइट। तो फिर मैंने ERP में स्टार्ट किया और हमें एक अच्छा ओडू प्लेटफॉर्म मिला। और ओडू तो अब है, उस टाइम पे टाइनी ERP था, फिर वो ओपन ERP हुआ और अब वो रिब्रांड होके मार्केट में ओडू है। तो जो इंडस्ट्रीज के कुछ इश्यूज थे कि इसमें हम लोग इसको पेपरलेस कैसे बना सकते हैं, इसको इफिशिएंट कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ों को लेके, और उसका थोड़ा मेरा पैशन भी था। तो फिर एज ए डेवलपर जॉब स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे लगा कि इससे भी ज़्यादा कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कैरेट IT की स्टार्टिंग की। तो हम लोगों ने कैरेट IT ऑलमोस्ट स्टार्ट किया 2016 में और हमारा मेन फोकस था SMEs को हेल्प करे ERP के जरिए, और आज भी हम लोग उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो आप मुझे ये समझाओ कि ERP को एकदम शॉर्ट में किसी को समझाना हो, आप कैसे समझाओगे? ओके, ERP को सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस में लेना है जो एंड यूजर के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन से उसको एक टूल से एक कॉमन एम्प्लॉय, जो आप वर्कर है अगर फैक्ट्रीज की बात करें, तो उनका इन्वॉल्वमेंट लेके हम एक टूल के ऊपर सारे प्रोसेस को ऑटोमेट या एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज ERP। राइट। तो ERP सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलरली ऐसा कुछ है कि मतलब कोई फ्रेमवर्क है उसके ऊपर ही आप काम करते हो या पूरा ERP सॉफ्टवेयर आप खुद डेवलप करते हो? राइट। सो डेफिनेटली जैसे पहले भी बोला कि भी ERP के बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में। तो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं वो उडू ERP। ओके। तो हम लोग ऑलमोस्ट सिलेक्टिवली अभी ओडू के ऊपर वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने भी बेनिफिट्स है। तो अभी हम लोग मोस्टली ओडू ERP के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, जो फ्रॉम इनबिल्ट है। मोस्ट ऑफ 60-70% मार्केट की नीड्स को करता है टारगेट। ओके। और अगर ओडू जैसे अगर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर किसी देखा जाए अभी तो मार्केट में कितने अवेलेबल है? और लाइक ओडू मुझे जहाँ तक पता है वो इंडिया का नहीं है, राइट? तो मेकिंग इंडिया में अभी कोई है जो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है अभी? राइट। अब देखो ओडू इंडिया का नहीं है, मैं पहले उनका आंसर दूंगा कि ओडू इंडिया का नहीं है। यस, बेल्जियम बेस्ड है, पर अगर आप ओडू की जर्नी देखोगे तो उसने ग्रो तो इंडिया के साथ ही किया है, क्योंकि ओडू का इंडिया एनकाउंटर ओडू के साथ ही बड़ा है, हमारे पास में ही है, राइट। तो 2007-8 से ओडू इंडिया में है। तो ऐसा भी ओके, रजिस्टर कंपनी होगी बेल्जियम की, बट इंडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये पहला है। और अगर लोकल इंडियन ब्रांड की बात करें तो मेरे ख्याल से जहाँ मेरा नॉलेज है, एक जोहो को बोल सकते हैं। अगर वो कॉम्पिटिटर है या नहीं वो डिफरेंट मैटर है। सम वोट सिलेक्टिवली सम एरिया में हो सकता है। ERP नेक्स्ट अभी मार्केट ग्रो कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, शायद भी मेरे ख्याल से ये दो इंडियन प्लेयर कह सकते हैं। अगर ERP नेक्स्ट का मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से है। बाकी तो जो भी अगेन प्लेयर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हुए, डायनामिक्स हुए, ओरेकल के हैं या मेक्सिस, तो मोस्ट ऑफ तो अगेन फॉरेन की ब्रांड ही है। ओके। तो ओडू की बात जैसे आपने बताया कि इंडिया से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, और मैंने भी बीच में उनका पॉडकास्ट देखा था। तो उन्होंने यही बताया कि उनकी लाइफ की जर्नी में अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर किसी कंट्री से मिला है तो उसका बेस इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास उसके बहुत सारे डेवलपर्स हैं और ऑनगोइंगली ओडू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ये जानना था कि इंडिया में ऐसे कितनी कंपनीज है जो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड ओडू के ऊपर ही काम करती है और उनका ERP सॉफ्टवेयर मैनेज करती है? ओके,
लेटेस्ट फिगर तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से 60 या 70 अब उर्दू के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। ओके। 3 कैटेगरी में डिवाइड है, मोस्टली 4 कैटेगरीज में। वो लर्निंग पार्टनर भी होते हैं, तो लर्निंग पार्टनर जनरली वो उनके प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले नहीं होते। उसके बाद आता है रेडी, सिल्वर और गोल्ड पार्टनर। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 70 अप पार्टनर्स अभी इंडिया में है उर्दू के। और बाकी उर्दू इंडिया का जो खुद हेडक्वार्टर है वो भी उसको मतलब वो भी मार्केटिंग ब्रांडिंग सब इंडिया में प्रमोट कर रहा है। ओके। कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर इंडियन एमएसएमई की बात की जाए और ट्रेडिशनल बिजनेस वाले जितने भी लोग हैं, तो उनका अकाउंटिंग सिर्फ अभी आज तक टैली में ही होता है, एग्री। राइट? तो आप मुझे थोड़ा डिटेल में समझाओ कि अभी टैली तो वो लोग कर ही रहे। लाइक मेरा एग्जांपल मैं आपको आज दूंगा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मार्केट में जितने भी सीए है, तो वो क्या करते हैं कि लाइक मैंने आज जोहो यूज़ किया और मैं लास्ट 5 साल से जोहो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? बट स्टिल वो मेरा अकाउंटिंग जोहो में देख के री अकाउंटिंग करते हैं टैली में, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कंप्लायंसेस है जो टैली में सपोर्टेड है गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर, कि टैली यूज़ करने से उनका काम ईजी हो जाता है। तो मुझे आप ये बताओ कि अभी आप इंडियन एमएसएमई को अगर टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर उनको उर्दू में शिफ्ट करना है या उर्दू जैसे कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर में अगर उनको शिफ्ट होना है, तो उनको क्या चैलेंजेस अभी फेस करने पड़ेंगे? मैं खुद का प्रॉब्लम है कि मेरा अभी प्रॉब्लम चल रहा है सीए के साथ, क्योंकि दे डोंट नो अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, और उनके भी जो एम्प्लॉयज ट्रेन होके आते हैं वो टैली में ही होता है। तो ये जो रिसेंट टेक्नोलॉजी जो नई नई आती जा रही है, तो उनके ऊपर उनका कोई नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो? देखो, ये इश्यू जेन्युइन है या पास्ट में था, ग्रेजुअली कम भी हो रहा है। ओके। ठीक है, कि अगर फंडामेंटली देखें तो आज हम लोग स्टूडेंट को देखते हैं, चाहे वो 12th के बाद या तो ग्रेजुएशन, अगर कंप्यूटर सीखना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद अगर कोई बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड से तो वो क्या सीखेगा? टैली। तो दैट टैली एक ऑलरेडी पहले से सेट है, माइंड में सेट है, स्किल में सेट है, राइट? तो ऑब्वियसली मार्केट में वो ज़्यादा है। ऑलरेडी उन्होंने एज ए अकाउंटिंग इंडियन मार्केट को कवर किया हुआ है, राइट? तो जो भी कंप्लायंस आते हैं, चाहे वो कोई टैक्सेशन रिलेटेड हो, चाहे कोई गवर्नमेंट के अदर कंप्लायंस हो, तो उनको पहले से पता होता, तो इफिशिएंटली जल्दी कर देते हैं। और उनकी स्पेशलाइजेशन मोस्टली किस में? आज आप टैली को किस तरह से जानते हो? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट ईआरपी सॉफ्टवेयर, राइट। राइट? वो बीच में ईआरपी भी लाए हैं, बट अगेन माइंड में क्या है? अकाउंटिंग। और हम जो बात कर रहे हैं वो ईआरपी की। तो ईआरपी में अकाउंटिंग क्या है? एक उनका पार्ट है, पर अकाउंटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इन्वेंट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एचआरएमएस हो गया, सेल्स हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, सीआरएम हो गया, राइट? ये 4 कंपोनेंट्स बिजनेस। और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पॉइंट ऑफ सेल भी आ गया है। 100%। यस। राइट, तो ये है सीएएस के माइंड में है, पर ग्रेजुअली ओडू ने भी चालू किया है, ओडू फॉर अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट खुद वहां से लर्न कर रहे हैं। जिन फॉर्म्स के वो अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं, वो फॉर्म्स को वो खुद ओडू प्रमोट कर रहे हैं, राइट? कि अकाउंट भी सीखे। तो ये चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही है। ओके। और ओडू की मैं स्पेशली बात करूं तो ओडू लॉट ऑफ दे आर वर्किंग ऑन द इंडियन लोकलाइजेशन। ओके। तो गवर्नमेंट की जो कंप्लायंस की आप बात कर रहे हो, वो भी वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कि चाहे जीएसटी रिलेटेड हो, टीडीएस रिलेटेड हो, ये सारे कंप्लायंस वो लोग जितने चाहिए इंडियन अकाउंटिंग फॉर्म को या अकाउंटेंट को, वो रेडी टू यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। मुझे आप ऐसा बताओ कि लाइक कोई भी कंप्लायंस गवर्नमेंट के साइड से चेंज होता है, ठीक है? तो जैसे टैली जितना फास्ट उसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करती है एज अ टेक्निकल साइड, वैसे ओडू आपको कितना सपोर्ट करता है कि लाइक कुछ भी चेंज करना है सॉफ्टवेयर साइड और गवर्नमेंट के कंप्लायंस के हिसाब से अगर उसका ऑल्गोरिदम चेंज करना है, तो क्या एज ए डेवलपर आप करते हो या उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है ओडू से? ओके, तो देखो यहाँ पे जहाँ तक लोकलाइजेशंस की बात है, कि भाई कोई भी कंट्री है, ओडू पहले तो ग्लोबल है, ठीक है? तो हर एक कंट्री के लोकलाइजेशन के ऊपर उनको फोकस करना पड़ता है। तो हम स्पेशली सिलेक्टिवली अगर इंडिया की बात करें,
तो इंडिया में ये चीज़ें आई, चलो कोई जीएसटी आ गया या टीडीएस आ गया, कुछ ऐसे रूल्स चेंज हुए, गवर्नमेंट कंप्लायंस में चेंज करना पड़ा। तो ओडू खुद करते हैं और वो भी अपने हर एक नए वर्जन्स में ये चेंजेस अपग्रेड करने की ट्राई कर रहे हैं जो मार्केट को इफिशिएंट हो। हाँ, पर कई बार कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कि आप मेरे पास आए कि रणधीर भाई मुझे ये करना है, मुझे वो वेट नहीं करना है नेक्स्ट वर्जन रिलीज होने तक, मुझे तो अभी ईआरपी चाहिए नेक्स्ट 4 महीने में, 6 महीने में, और मेरी ये चीज़ें चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से हमें उर्दू में करनी है। तो एज अ पार्टनर हम लोग भी वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। राइट। अगर ओडू की बात हो ही रही है तो मुझे आप ये समझाओ कि ओडू में कोई भी कॉमन मैन को आके खुद से कुछ डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कोई लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, या फिर उसका फ्रेमवर्क ऐसा है कि आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसको बिल्ड कर सकते हो? ओके, इसमें दो चीज़ों के आंसर को मैं दो सेगमेंट में डिवाइड करूंगा कि पहले कॉमन मैन की बात कर रहे हो तो कॉमन मैन कौन है, एंड यूज़र है या अगेन इज अ टेक्निकल पर्सन है। तो अगर कॉमन यूज़र है, जैसे आप आज ओडू को आपकी कंपनी में यूज़ करना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे रेडी टू यूज़ CMS है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे। Okay. इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कॉमन सेंस से थोड़ी बहुत चीज़ें देख लो, इट विल बी वर्क फॉर यू। अब अगर एज ए डेवलपर या एज ए कंसल्टेंट हम लोग बात करें तो हाँ, पहली चीज़ है कि अगर डेवलपर बात कर रहे हो तो जो मतलब पाइथन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जावास्क्रिप्ट है और डेटाबेस में पोस्टग्रेस है, इनका नॉलेज होना ज़रूरी है, या तो आपको वो पहले सीखना पड़ेगा बेसिक लेवल, और फिर आप इजीली वर्क कर सकते हो। ओके, लाइक आपने ओडू की बात की कि जिसमें CMS के तौर पे आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, तो मुझे ये जानना है कि लाइक शॉपिफाई की बात की जाए तो शॉपिफाई में ऐसा है कि ज़्यादातर सारे प्लगइन्स अवेलेबल रहते हैं कि कुछ भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए कि लाइक मुझे कस्टमर रिटेंशन वाला कोई भी पेज चाहिए तो उसके लिए एक अलग से प्लगइन होगा, लाइक मुझे लॉगिन पेज चाहिए तो उसके लिए कोई अलग से प्लगइन होगा। तो क्या ओडू में भी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या उसके लिए हमें डेवलपर्स का कांटेक्ट करना पड़ता है, या ऐसे उनकी खुद की प्रोडक्ट्स डेवलप मार्केट में है, मार्केट प्लेसेस उनका डिज़ाइन है और उसमें से हम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्ट करके प्लगइन ज्वाइन करके वो सर्विसेज ले सकते हैं? एग्री। ओके, तो मोस्ट ऑफ देखो जब हम CMS या ई-कॉमर्स वेब स्टोर की बात करते हैं तो जो उनके जो कॉमन फीचर्स है वो तो ओडू प्रोवाइड करता है। Okay. अपने CMS में जो ड्रैग एंड ड्रॉप आप कॉन्फ़िगर करो, रेडी टू यूज़ है। उसके बाद आते हैं कुछ थर्ड पार्टी इंटीग्रेटर्स, जैसे पेमेंट का हो गया, शिपिंग का हो गया। तो ओडू अभी क्या कर रहा है कि मोस्टली कंट्री वाइज जो भी यूज मतलब रेगुलर यूजेस में है, चाहे चलो इंडिया की बात करें तो रेजर पे हो गया, चाहे शिपिंग में सिप्रोकेट हो गया, तो ऐसे कॉमन प्लगइन है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है जो रेडी टू यूज है, कॉन्फ़िगरेबल है, राइट। अब बात आती है स्पेसिफिकली जो आप बोल रहे हो, लॉगिन पेज हो गया, कस्टमर अकाउंट पेज हो गया, या तो कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह का कुछ ऐसा स्पेशल हो गए, तो ओडू का भी वेल डिजाइन ऑलमोस्ट ऐप स्टोर है, राइट। वहाँ पे हर रोज अच्छी अच्छी एप्स पब्लिश होती है, वी कैन यूज दैट। और मैं भी उसके हर रोज इतना वो वहाँ पे एप्स आती है तो हम लोग, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो वहाँ पर भी नहीं, पर मेरे ख्याल से मोर देन 20,000 एप्स आर अवेलेबल। ओके, राइट। सो मुझे थोड़ा टेक्निकली जानना है, लाइक शॉपिफाई की बात की जाए, फिर हम इंडियन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ज़ोहो आ गया, टैली आ गया, और बीच में स्टोर हिप्पो करके भी एक प्रोडक्ट मार्केट में आई थी जो जिनका सेम काम था शॉपिफाई के जैसा, और उसके बाद विक्स कंपनी आई। तो ये सारी कंपनीज कैसे डिफरेंट है? लाइक लास्ट में तो वो मतलब यही प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, अकाउंटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप मुझे थोड़ा डिफ्रेंशिएट ऐसे करो ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि टेक्नोलॉजी वाइज वो कितना डिफरेंट है। अगर आपको फीचर वाइज अगर आगे लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहे हो तो वो कितना फ्रूटफुल होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज़ करे अभी से। राइट। तो देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर सिलेक्शन या तो कोई भी टूल सिलेक्शंस की बात करते हैं तो एज ए यूजर या तो एज ए कंपनी हमारे खुद का क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया होगा कि भाई आज मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी ज़रूरत क्या है, राइट। मैं किस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ। अगर मैं अपना खुद का ई-कॉमर्स स्टोर कर रहा हूँ पर मेरे 2-3 यूज़र है, हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा फॉर्म हो गया, ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर चालू कर रहे हैं, राइट। दूसरा एक आ गया, उससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहा है, सेल भी खुद कर रहा है, राइट।
राइट। तो ये दोनों सेगमेंट अलग हो गए। इस तरह से हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं एज एन यूजर या तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आती है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन की बात की। अब मेरे लिए कौन सा राइट टूल है, राइट। अब ये कंपनी को मान लो कि यहाँ पे 50 एम्प्लॉय भी काम करते हैं तो HRMS की जरूरत पड़ेगी। 2-4 लोग काम करके ये चला रहे हैं तो HRMS शायद अभी आप इम्प्लीमेंट ना करो। सिमिलरली अगर आप 50 एम्प्लॉय की बात कर रहे हो तो आपका स्टोर या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, आपकी सेल्स टीम भी होगी, आपको CRM की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मैटर करती है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करो। अब जैसे आप शॉपिफाई बताए तो शॉपिफाई सिलेक्टिवली मोस्ट ऑफ कहाँ पे वर्क करता है, ई-कॉमर्स स्टोर पे वर्क करता है, टेली कहाँ पे वर्क करता है, अकाउंटिंग पे करता है, शुगर CRM हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, ये कहाँ पे वर्क करता है, CRM साइड पे वर्क करता है, राइट। तो ये अगेन आपको क्या चाहिए, और आप बोल रहे हो कि अगर ये सारी चीजें हैं, सारा डिपार्टमेंट मेरा है, मुझे चाहिए, तो आप 5 सॉफ्टवेयर क्यों यूज करो। वहां पे एक्चुअल कंसेप्ट आता है कि उसके लिए क्यों हम लोग ओडू को यूज ना करें, राइट। कि ओडू CRM भी देता है, ई-कॉमर्स स्टोर भी देता है, HRMS भी देता है, अकाउंटिंग भी देता है। तो अगर 5 सॉफ्टवेयर आप डिफरेंट यूज करोगे तो उससे बेटर है कि सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करो। राइट। अभी ओडू में मुझे ये जानना था कि लाइक मेरा अभी ई-कॉमर्स स्टोर है रेडिकल टेक मार्ट करके, राइट। और मीनवाइल हम अमेजोन पे भी प्रोडक्ट बेचता है, मीशो पे भी बेचता है, टाटा क्लिक के भी ऊपर बेचता है, फ्लिपकार्ट पे भी बेचता है। सो हमने ऐसा किया कि सारे मार्केट प्लेसेस कवर किया है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो जिनकी खुद की भी प्रेजेंस है, खुद का मार्केट प्लेस है, और बहुत सारे अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे भी वो अपना प्रोडक्ट डालते हैं, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि अगर एज अ बिजनेस ओनर मुझे ये सारे प्लेटफॉर्म को एक ही जगह से उनका रेवेन्यू देखना है कि लाइक खुद के मार्केट प्लेस में से कितना सेल्स हुआ, अमेजोन में से कितना सेल हुआ, ठीक है, फ्लिपकार्ट में से कितना हुआ। तो अगर सिंगल पेज में सारी चीज़ों को मुझे देखना है तो क्या ये ओडू में पॉसिबल है? ऐसा कोई प्लगइन आप डेवलप कर सकते हो कि जिससे मुझे सारी लीड्स, जितना भी सेल्स कन्वर्ट हुआ है, वो एक ही पेज पे देखा जाए? राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि आपने जो डिफरेंट मार्केट प्लेस बने, यहाँ पे 2 अप्रोच है। हम लोग 5 मार्केट प्लेस पे अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, चाहे अमेजोन हो गया, टाटा क्लिक हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लाइक दिस। तो ये 5 ऑलरेडी ओडू में अमेजोन का प्लगइन है, ऑलरेडी जो भी अदर ग्रोइंग है उनका प्लगइन आ रहा है। तो आपका डायरेक्टली मतलब उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। जैसे वहाँ ऑर्डर आया है अमेजोन में, विद इन ए कपल ऑफ सेकंड्स ये ऑर्डर आपको ओडू में दिखेगा। ये चीज़ें तो आपकी सॉल्व हो गई। तो ऐसे हम लोग मल्टी कनेक्टर बना सकते हैं जो अवेलेबल है ओडू में, वो यूज़ कर सकते हैं। या तो ओडू के ऐप स्टोर में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ से हम लोग जो भी अच्छी ऐप्स है उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ये एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच ये भी है कि कई जगह पे कुछ लोग इनको प्रेफर किए बिना मल्टी चैनल पार्टनर होते हैं उनको यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इंडिया में अगर मैं ना बोलूँ तो यूनिकॉमर्स है, ओके। शिपिंग में शिप रॉकेट है। अगर मैं DHL से डिलीवरी करनी है, मारुति कुरियर से करनी है, या ऐसे जो भी मेजर प्लेयर है, अगर उनके साथ मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 का डायरेक्ट कनेक्शन या कनेक्टर मुझे बनाना पड़ेगा ओडू के साथ। उनकी जगह पे मैंने क्या किया कि मैंने शिप रॉकेट को एक ही कनेक्टर बना दिया, क्योंकि शिप रॉकेट क्या करता है, राइट, कि वो उनके पास ऑलरेडी उन्होंने 5 को कनेक्ट करके रखा है। तो या तो मैं 5 को सेपरेट लेके ओडू में लाऊं, या तो मैं एक शिप रॉकेट को ला दूं, राइट। तो इंडिया में मेरे ख्याल से ये है यूनिकॉमर्स है। बाकी की जगह पे मैंने देखा है कुछ यूरोपियन मार्केट में चैनेबल है, राइट। तो ये चैनेबल के साथ अगर हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो चैनेबल ऑलरेडी मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म है, राइट, मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म हम उसको, राइट। थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम, क्योंकि मेरी लाइफ का पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लाइक मुझे अभी लास्ट ईयर कैसा प्रॉब्लम आया कि अमेजोन में जो हमारा बिलिंग होता है, जो इनवॉइस ऑटो जनरेट होके आता है, ठीक है, और हमारा जो खुद का बिलिंग सिस्टम रहता है रेडिकल टेक का, उनका जो सीरियल नंबर होता है वो डिफरेंट रहता है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर मेरे 4 अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे ऑलरेडी इनवॉइस जनरेट ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, और मेरा खुद का भी कंपनी का है, तो अगर मुझे 4 मार्केट प्लेस और खुद की कंपनी सबको एक जगह पे कनेक्ट करके और उसका अकाउंटिंग करना है तो कैसे होगा? क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि मुझे अकाउंटेंट को बिठा के पर्सनली उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये अमेजोन का बिलिंग है तो उसको ऐसे डालो,
फिर ये फ्लिपकार्ट का है तो उसको ऐसे डालो, और इसमें बहुत ही टाइम जाता है। तो इसका क्या इजी सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ज़ोहो ने भी ऐसा कुछ डेवलप किया है जिससे हमारा ये ई कॉमर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। राइट। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कि हम लोगों को ओडू जैसा कोई प्लेयर चाहिए जहाँ पे आपका सेल्स एज ए बैक एंड सारा मैनेज हो रहा है, आपका इन्वेंट्री मैनेज हो रहा है और आपका अकाउंटिंग मैनेज हो रहा है। अब बात आती है फ्रंट फेस में, तो फ्रंट फेस में ऑलरेडी हमारे पास 4 5 6 7 जो अलग अलग सेलिंग पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, वहाँ से जो डेटा आ रहा है, चाहे सेल्स का ही डेटा आएगा, पेमेंट का ही डेटा आएगा, राइट। तो वो ऑलरेडी हम लोग इसके साथ इंटीग्रेट कर देते और सारी चीज़ें आपको उर्दू में एक डैशबोर्ड में मिल जाएगी, राइट। और उसके जैसे बताया प्लगइन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ना तो हमें डबल अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, डबल इनवॉइसिंग की जरूरत पड़ेगी, ना तो ड्यूल सेल ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। हमारा डिलीवरी ऑलरेडी उर्दू का डिलीवरी के साथ जैसा सेल ऑर्डर आया, डिलीवरी जनरेट हो गया, हम लोग डिलीवर कर रहे हैं माल, तो यहाँ से ही स्टेटस हम लोग फिर अमेजोन को भेज सकते हैं, राइट। और अमेजोन में वो स्टेटस अपडेट हो रहा है कि ये शिफ्ट हो गया है, इन ट्रांजिट है। ओके, सो जैसे आपने बात, एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम ओडू, राइट। तो मुझे ये जानना है कि एज अ एसएमई कंपनी मुझे अगर ओडू से शुरुआत करनी है, ठीक है, एक बेसिक पैकेज के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ओडू फ्री है, बट आप ऐसा समझ लो कि मुझे खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, ठीक है, और उसका अकाउंटिंग अच्छे से चाहिए अभी इनिशियल लेवल पे, तो इसका कॉस्टिंग कितना रहेगा अराउंड इन टर्म्स ऑफ मनी देखा जाए? लाइक हम बेसिक इंटीग्रेशन चार्जेस ले लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर ये ईयरली रिकरिंग चार्जेस कितने रहेंगे इसके? राइट। तो देखो ओडू का जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो वेरी सिंपल है कि वन ऐप है, आप फ्री यूज़ करो, आपको सिर्फ ई कॉमर्स चाहिए आप फ्री यूज़ करो, फॉर एवर फ्री है, वेबसाइट चाहिए फ्री है, चाहे आपको ओनली पॉइंट ऑफ सेल चाहिए, वन ऐप फ्री है, ठीक है। तो उसका कोई आपके पास ओडू चार्ज नहीं कर सकता है। ओके, अब आते हैं यूज़र लाइसेंस के ऊपर। तो आप बोला कि आप स्टार्ट करना चाहते हो एज एसएमई, आप ओडू जो आपको ऑलरेडी एक टॉप नॉच क्वालिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वही आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो 580 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ के हिसाब से हम लोग उसको ओडू ऑनलाइन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और हमारा जो भी जो फ्लोज है, कस्टमाइज फ्लो है, कस्टम फ्लो, उनको हम ओडू के साथ मैप कर दे और हम लोग अपनी जो ओल्ड स्कूल मेथड्स है या प्रोसेसेस है उनको रिट्स ना रहे, उनको ही ना लेके हम लोग जो ओडू प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ हम कन्वर्ट कर दे, राइट। तो इजी हो जाएगा, कोई कस्टमाइजेशन का भी बर्डन नहीं रहेगा और ओडू ऑनलाइन को हम बेस्ट यूज कर सकते हैं 580 रुपीज़ में। ओके, आपने जैसे बताया कि ओडू का जो एक बेसिक पैकेज है वो फ्री में अवेलेबल है, 580 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ। तो अगर आप ऐसा समझो कि लाइक मैं ज़ोहो की बात करूँ, तो उसमें ऐसा है कि मेरा ज़ोहो बुक्स का अकाउंट अलग से है जिसका मैं अलग से पे कर रहा हूँ, फिर मैंने एक प्लगइन उनका लिया है ज़ोहो इन्वेंटरी, ठीक है। तो ज़ोहो इन्वेंटरी पे भी मैं ईयरली पे कर रहा हूँ, ठीक है। और ज़ोहो कॉमर्स मैंने अभी प्लगइन लिया, तो ज़ोहो कॉमर्स का भी मैं अलग से पे कर रहा हूँ। तो तीनों मॉड्यूल के अलग से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और उसमें भी एक लिमिटेशन अभी ऐसी है कि मेरा जो अभी जो पैकेज है वो मैं 10,000 प्रोडक्ट तक ही मैं अपलोड कर पाऊँगा। फिर अगर मुझे 10,000 से लेके अगर 40,000 के बीच के स्लॉट में जाना है, तो उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फिर उसमें भी यूज़र कितने चाहिए, तो वैसे पैकेजेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या ओडू में भी ऐसा है कि अगर मुझे 10,000 प्लस प्रोडक्ट डालनी है तो उसका सर्वर रेट भी लगेगा या उसका चार्जेस बढ़ जाएगा? तो उसका थोड़ा प्रोसेस समझाओ मुझे डिटेल में। राइट। तो देखो पहले तो ओडू में सिंगल यूजर प्राइसिंग है, जो मैंने 580 बोला वो ऑनलाइन के लिए है, आपको कुछ कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो 580 में इजीली यूज कर सकते हो, आपका पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कहीं पे आपको ऐसे इंटीग्रेशंस चाहिए, आपको छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस की ज़रूरत पड़ रही है, या तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा चाहिए जो ओडू स्टैंडर्ड दे रहा है, तो वहाँ पे ओडू का थोड़ा स्लाइटली प्राइस चेंज होता है, पर वो भी अगेन 1000 के अंडर में ही है, करीबन 890 के करीब है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे ये प्राइस आपको अप्लाई होगा और आप ओडू पूरा यूज़ करो, और उनके सारे ऐप्स हैं, इन्वेंट्री से लेके जितने भी ऐप्स हैं, ऑल ऐप इंक्लूडेड इन द सिंगल यूजर प्राइस। कोई आपको एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है, चाहे प्रोडक्ट को लेके, ऑर्डर को लेके और एप्स को लेके।
ऑल इन वन ऐप जितनी ओडो दे रहा है आप यूज करो सिंगल प्राइस में। ओके जितनी प्रोडक्ट है आपके बिजनेस की आप मैनेज करो, जितने ऑर्डर आ रहे हैं आप मैनेज करो, कोई ओके मुझे आपसे अभी ये बात जाननी है, जैसे आपने रेट स्ट्रक्चर बताया मुझे, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस स्ट्रक्चर वेरी डोमिनेटिंग। सो कहीं ना कहीं मुझे ये जानना है कि आप 8 साल से ओडो से कनेक्टेड हो और बाकी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो इसमें ओडो कैसे पैसे कमाता है? क्योंकि मतलब आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन करके देते हो और फिर मंथली पे करते हो ओनली 500 रुपीज़। दो सेम। तो मुझे आपको आपसे ये जानना है कि पहले तो आपका कस्टमर बेस मेन कौन है, ठीक है, और आप पैसे कैसे कमाते हो इसमें से? ओके। तो देखिए पहली चीज़ है कि ओडू कैसे पैसा कमाता है वो तो ज़्यादा ओडू बता पाएगा, राइट? पर एज अ पार्टनर हमारी प्रोसेस क्या है और हम कैसे पैसे कमाते हैं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी एक चीज़ ऐड करना रहेगी जो सर्वर कॉस्टिंग था। तो सर्वर कॉस्टिंग है, हाँ, वो अगेन डिपेंड नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ बिजनेस, कितने ट्रांजेक्शन, वो तो सर्वर तो हमें जितनी ज़रूरत होगी उसके बाद स्केल करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्टिंग रहता है। पर इट्स अगेन डिपेंड, अगर आपका खुद का सर्वर है तो ओडू आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, ओके राइट? अब जो हम कैसे पैसे कमाते हैं उसका आंसर दो, तो देखो पहले हम लोग ओडू के पार्टनर्स है, तो हम लोग जो भी एंटरप्राइज को सेल करते हैं तो ओडू हम उनके ऊपर अपना जो कमीशंस होता है वो हम लोगों को मिलता है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा है कि हम लोग कस्टमर को जो अपनी सर्विसेज सेल्स कर रहे हैं कि भाई ओडू लिया, पर ओडू लाइसेंस तो आपने ले लिया, आज आप रेडिकल में यूज करना चाहते हो, पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो राइट मैनर में आपको ईआरपी इंप्लीमेंट कर दे। तो ये सारी सर्विसेज है वो एज अ पार्टनर हम प्रोवाइड करते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम हमारा है। और दूसरा उसके बाद आएगा एएमसी, ये आपने इंप्लीमेंट तो हमने आपको लिए कर दिया है, पर अब आपको कंटिन्यूस मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, सो दैट सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, सो वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, लाइक मेंटेनेंस एंड सर्विस जो लॉन्ग टर्म, लाइक कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो उनको प्रोडक्ट चढ़ानी है, उसका एसईओ करना है, राइट राइट उसके रिगार्डिंग आप उसमें से भी कमीशन देते हो। राइट। ओके ठीक है। तो अभी 8 साल से जो आप इंडस्ट्री आपको पकड़ के रखा है, तो उसमें मुझे ये जानना है कि ज़्यादातर कस्टमर बेस आपका इंडिया का है या इंडिया से बाहर का है, और ये कौन से बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करता है, ये थोड़ा मुझे डिटेल में बताओ। ओके। तो देखिए जब हम लोगों ने एज ए पार्टनर स्टार्ट किया तो इनिशियली हम लोग भी वही कर रहे थे जो मोस्ट ऑफ कंपनियां करती है, और इवन इंडिया की जो एक डेफिनेशन, इंडियन आईटी की जो डेफिनेशन है वर्ड में, कि दे आउटसोर्स रिसोर्सेस, राइट? कि तो हम लोग भी रिसोर्स को आउटसोर्स कर रहे थे, अपने डेवलपरों को मतलब स्किल दे रहे थे, जो भी अदर कंट्रीज है उनके पार्टनरों को, चाहे वहाँ के कस्टमर को, राइट? पर अब ये सेगमेंट हम स्लोली चेंज कर रहे हैं, और उसमें चेंज भी हो रहा है कि हम B2B की जगह पे B2C पे फोकस कर रहे हैं, एंड कस्टमर के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उनके क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर रेशियो है 60-40 है। 2 साल पहले वो ऑलमोस्ट 80-20 था, इंडिया में 20%, अब्रॉड 80%। अब हम उनको 60% पे ला के रखा है। अगर मैं इस साल की बात करूँ तो फॉरेन का 60% है, इंडियन मार्केट का 40% रेशियो पर। हमारा टारगेट है कि एंड ऑफ दिस ईयर ऑलमोस्ट हम 50-50 पे आ जाएंगे। ओके रणधीर भाई, मुझे आपसे ही जानना है कि जैसे आपने बताया कि आपका अभी तक का जो कस्टमर बेस है वो 60-40 का रेशियो है, 60% फ्रॉम एब्रॉड एंड 40% फ्रॉम इंडिया। बट मैं जितना ओडू का अभी मार्केटिंग पैटर्न देख रहा हूँ, ज़्यादातर वो इंडिया पे फोकस कर रहा है, ठीक है, और जितना भी मतलब फोकस है उसमें वो इंडियन एम्प्लॉयज़ के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है। तो मुझे आप ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सेकेंड कि अगर लोकल मार्केट को अगर उनको टारगेट करना है या आपको टारगेट करना है तो कैसे करोगे? क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, वो सीधा 4 सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ जाके कंपेयर करेगा क्या सर्विसेज है, तो वहाँ पे ओडू कहाँ पे जीत रहा है, वो थोड़ा डिटेल में बताओ। राइट। तो देखो पहली चीज़ है कि ओडू इंडिया में क्यों फोकस कर रहा है। तो अगर आप जो ओडू के फाउंडर अभी 1-1.5 साल से यहाँ है, फेबियन, उनके अगर पॉडकास्ट देखोगे तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है। मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि भाई इंडिया ग्रोइंग मार्केट है, डेमोक्रेसी है, यूज डिमांड है, राइट? ये कॉमन चीज़ें हैं, उनको बेस्ट फिट इंडिया में लग रहा है।
तो दैट्स व्हाई दे आर पुटिंग देयर 100,000 पर्सन्स इन द इंडियन मार्केट, चाहे वो रोड्स हो, चाहे मतलब बिल बोर्ड हो, सारी चीजें जो कर रहे हैं, इवन ब्रॉडकास्ट हो, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो, सारी चीजें वो इंडियन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, राइट। सो उनका इंडियन मार्केट पे फोकस है, ये चीजें। दूसरी चीज है कि वो मैंने जैसे पहले बताया, वो अब लोकलाइजेशन को लेके भी सेंसिटिव है और इंडियन मार्केट की डिमांड को कैटर भी कर रहे हैं, चाहे वो HRMS के रूल्स हो, चाहे अकाउंटिंग के रूल्स हो, जो इंडियन मार्केट को अट्रैक्ट करने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे पहले। इसलिए अब ये अडेप्ट हो रहा है, तो इंडियन मार्केट में प्रेजेंस भी बढ़ रही है उर्दू की, और मार्केट भी कवर कर रहे हैं। राइट। लाइक उनकी मार्केटिंग पैटर्न देखी जाए तो गांधीनगर में बहुत सारे बोर्ड्स है उर्दू के। लाइक मैंने बीच में तो एक कार भी देखी थी जिसके ऊपर पूरा उर्दू का लोगो और डिजाइनिंग था। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर ERP कंपनी ऐसे मार्केटिंग कर रही है, मतलब ये उनका मतलब क्रिएटिव इनिशिएटिव है। सो मुझे ऐसा जानना है कि ऐसे क्रिएटिव इनिशिएटिव में और क्या हो रहा है। लाइक अभी मैंने शायद न्यूज़ में सुना है कि उर्दू का कोई एक फंक्शन भी गांधीनगर में होने वाला है, तो उसका थोड़ा डिटेल में समझाओ कि वो क्या है, और किसी को अटेंड करना है तो वो कैसे कर सकता है। वेल, देखो लास्ट 1-1.5 साल से जैसे बताया कि उर्दू ने 100% अपना मार्केटिंग फोकस इंडिया पे किया हुआ है, राइट। तो रोड शो भी बढ़ा रहे, हर एक शहर में छोटे छोटे वो 3-4 घंटे का इवेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे पे अकाउंटिंग वगैरह का जो प्रीस मॉड्यूल सब की ट्रेनिंग भी अरेंज कर रहे हैं, वो उर्दू की साइट के इवेंट्स पे आप देख सकते हो। बड़ा इवेंट की बात करें तो लास्ट साल उर्दू ने स्टार्ट किया था, जो अहमदाबाद में था, उर्दू कम्युनिटी डेज। उनका भी ह्यूज सक्सेस मिला, मोर देन 5-10,000 अटेंडीज वहाँ पे देखने को मिले थे। और अभी इस साल उर्दू यहाँ महात्मा मंदिर गांधीनगर में अगस्त 2 से 4 उर्दू कम्युनिटी डेज 2024 ओके। को लेके आ रहा है, और दे विल बी द इंडिया या तो एशियाज बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक इवेंट आई थिंक। Or maybe they're saying like more than 25,000 attendees will be attend that events, more than 250 talks will be there. Okay. Right. And yeah, we are also participating in that events. We have already started our preparations for that event. So anybody can go on the Urdu website, Urdu Community Days 2024 and register there. It's a free event for attendees. Okay. So wish you all the best for coming event. All right, Yeah, thank you. Okay. आप मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स बता सकते हो कि किस टाइप के बिजनेस ने आपके साइड से ERP अडॉप्ट किया है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दो, अगर E-कॉमर्स है तो E-कॉमर्स का एक एग्जांपल दो, ताकि क्या है कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है बट स्टिल दे आर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। राइट। तो देखिए, हम लोग जो इंडस्ट्रीज पे वर्क कर रहे हैं या हमारी स्पेशलाइजेशन से, तो एक तो जो कोर एलिमेंट्स होता है बिजनेस का, जैसे यहाँ पे परचेस, सेल्स, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, राइट, ये तो कोर एलिमेंट्स। सो हमारे मोस्ट ऑफ कस्टमर्स जो चीज़ है ये तो कोर एडॉप्ट किया ही हुआ है। पर अगर उसमें भी हम लोग स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में FMCG सेक्टर है, ओके, फार्मिंग सेक्टर है, ओके, राइट। इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी अपने भी कुछ एडवांस डेवलप किए हुए हैं। उनकी ऑलरेडी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नहीं, पर उन लोगों के जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उनकी चैलेंज है, उनको हम लोगों ने डिजिटाइज ओडू के साथ किया हुआ है। अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर के ऊपर भी सॉल्यूशंस डिजाइन कर रहे हैं ओडू में, राइट। ओडू एक तो ऑलरेडी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर ही रहा है, पर उसके ऊपर भी इंडस्ट्री के खुद की चैलेंजेस होगी, राइट। तो हम लोग उनको कस्टमाइज करके उनको कैटअप कर रहे हैं। तो ये मोस्ट ऑफ बिजनेसेस है, वहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओडू ऑलरेडी मोबाइल ऐप्स भी दे रहा है, मोबिलिटी भी है, पर अगेन कहीं पे स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। अफ्रीकन रीजन्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं, इंडिया के कुछ सेक्टर्स में, वहाँ उन लोगों की अभी भी डिमांड है कि मेरा ऑफलाइन ऐप चलना चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए विदाउट इंटरनेट चले, क्योंकि हर एक जगह पे फील्ड में इंटरनेट नहीं होता है। तो हम लोग ऑलरेडी कुछ ऐसे ऐप्स भी डिजाइन किए हैं, चाहे वो सेल्स पर्सन के लिए हो, फील्ड गाय के लिए हो, डिलीवरी मैन के लिए हो। तो ऑलरेडी हमने टॉप ऑफ द ओडू ये फीचर्स भी डेवलप करके रखे हैं, ताकि ये लोगों के जो फील्ड में वर्क कर जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो विदाउट इंटरनेट भी वर्क करे। जैसे इंटरनेट में आते हैं उनका डेटा एंड ऑफ द डे ERP में सिंक हो जाए। ओके,
मुझे आपसे एक ये बात जाननी थी आपके एक्सपीरियंस से, ये मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। मुझे ये जानना है कि अगर नेक्स्ट 10 साल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है, अगर उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस और ये टेक्नोलॉजी ईआरपी वाली अडॉप्ट कर ली, ठीक है, तो पहले ऐसा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस वाले बहुत थे। और अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो हमारे यहाँ पहले ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके अंदर सब डिस्ट्रीब्यूटर और उसके अंदर डीलर, और ऐसा पूरा एक नेटवर्क चलता है। और कहीं ना कहीं ऐसा था कि ये सारे जो बिजनेस रन होते थे, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता था और ये सारा रन करता था मार्केट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये रिवॉल्यूशन आया तो जो ये डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, और ये जो पूरा नेटवर्क है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो आप मुझे एक्सपीरियंस से बताओ कि ये पैटर्न अगर ब्रेक हो रही है तो कौन सी पैटर्न है न्यू जो बिल्ड हो रही है, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये ट्रांजिशन को ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट करने में। क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं अभी ऐसा है कि टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आ गई, तो पहले ऐसा था कि हम एक्सपीरियंस वाले बंदे को मानते थे, बट आज ऐसा है कि अगर 1 साल का बंदा उसके पास टेक्नोलॉजी है तो 30 ईयर के एक्सपीरियंस को भी बिल्ड कर सकता है। अगर 30 साल से वो ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहा है, उसका मार्केट में नाम है, बट टेक्नोलॉजी अगर उसने 1 साल के बंदे ने अडॉप्ट कर दी तो वो 1 साल का बंदा 30 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी भारी पड़ सकता है। कियोस जो क्रिएट होगा इसमें भी, अगर ये जो रैपिडली बिजनेस चेंजेस आ रहा है उसको हमें संभालना हो, तो आपका क्या सजेशन है इसमें? यस, फर्स्ट चीज़ है कि रिवॉल्यूशन, राइट, रिवॉल्यूशन है तो उसको तो एक्सेप्ट करना है और अडेप्ट भी करना है। मतलब मैं जब ओल्ड स्कूल की बात करूं तो हम लोग पढ़ते थे कि यूरोप में वो औद्योगिक क्रांति आई, राइट, उससे पहले वो नहीं थी, उसके बाद यूरोप ने यो ग्रो किया, ठीक है। मतलब वो रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट। ऐसा ही अभी टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन का एक दौर चल रहा है। तो पहली चीज़ है, कोई भी बिजनेस है, अगर बिजनेस करना है तो टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करना, नई चीज़ों को सीखना, ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब एक मार्केट में नेगेटिव टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आपकी जॉब ले लेगी या तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब करेगी। तो मैं इसके साथ तो सहमत नहीं हूँ कि ये कोई भी नई चीज़ आती है तो एक नई अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है, राइट। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेके चले कि चलो अभी उस स्टेज में नहीं है, पर अगर थोड़ा बहुत इसको लाइट करने की ट्राई करें कि इतना हम सही जा रहे हैं नहीं, हम लोग देखें कि जैसे उबेर आया, राइट। तो जो रेगुलर हमारे जो टैक्सी सर्विसेज था, तो उसको इसने कितना डिस्टर्ब किया, मेरे ख्याल से तो उसने मोर एफिशिएंट किया है। एज ए कस्टमर आप सोचो, राइट, आपका जॉब इजी हुआ है अगर कहीं ट्रैवल करना। सेम चलो यहाँ पे हम लोग स्विगी जोमेटो को लेते हैं, तो रेस्टोरेंट का सेल्स बढ़ा हो या घटा है, राइट। जो जोमेटो पे सेल कर रहे हैं, जो अच्छे से ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनका सेल्स बढ़ा है। तो टेक्नोलॉजी आते हैं वो बिजनेस को एफिशिएंट करती है, ना कि उनको डिस्टर्ब करती है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूटर चैनल की बात कर रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात कर रहे हो, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी उनको, अगर वो इफिशिएंट वे से अडेप्ट करेंगे तो दैट विल बी मोर इफिशिएंट और फास्ट होगा। जो आप सोचते हो कि आपकी प्रोडक्ट आप यहाँ से भेजते हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो एंड कस्टमर जाने में जो साइकिल 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। अगर स्टॉक M2O हो, अगर MEC2 ऑर्डर हो, स्टॉक नहीं रखते, अब टेक्नोलॉजी उनको पास करके 7 दिन में कस्टमर को डिलीवर कर देगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी टाइम है कि नेक्स्ट 7 दिन में दूसरा कस्टमर ढूंढने में टाइम लगाए, राइट। तो मेरे ख्याल से डिस्टर्ब तो नहीं करती है टेक्नोलॉजी, एडप्शन तो करना पड़ेगा पर उसको एफिशिएंट वे से। ओके, बट आपने जैसे इसका सॉल्यूशन बताया, बट इसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए कि जिनका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर वाला बिजनेस ऑलरेडी चलता था, उसमें अभी दिक्कत ये आई है कि मार्केट में रेट ओपन हो गए हैं, ठीक है। और आज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन लोगों ने भी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर सीधा वहाँ से भी बल्क में परचेस कर सकता है, तो बीच की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे मैनेज किया जाए।
तो एक मुझे प्रॉब्लम अभी लग रही है। एग्री, पर इसमें देखो ये दो तीन चीजें कि आज कोई भी कंपनी है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ई कॉमर्स कंपनी हो, सबको कस्टमर को डिलाइट करना है और एंड कस्टमर तक पहुंचना है, राइट, उस खुद को अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो अगर देखो कि आज हम लोग इसको बताए, अगर उन मैन्युफैक्चरर ने भी अपनी ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे तो ओवरऑल और उनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से भी उनकी सेल्स हो रही थी, तो हाँ कुछ मार्केट ओपन हो गया, एक वो अपना बोलते हैं ना इसको इजारा साई खत्म हो गई कि भाई इनसे ही खरीदना है, ये चीज़ नहीं होगी, राइट। पर उनके साथ साथ उनके ओवरऑल कस्टमर भी बढ़ेंगे, अवेयरनेस भी बढ़ेगी। हाँ कॉम्पिटिटिव होगा, राइट, कॉम्पिटिटिव होगा मार्केट, तो आपको भी एफिशिएंट होना पड़ेगा और वो टेक्नोलॉजी यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 5 मैन पावर से काम करा रहे थे, वो शायद टेक्नोलॉजी यूज कर से 1-2 लोगों से काम चलाओ, एफिशिएंट तो होना पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी या ओपन होने से आपको मतलब आप उसको डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, राइट। आपको जो नया एडेप्शन नया चेंज आ रहा है उसको एडेप्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अभी मुझे एक टेक्निकल टॉपिक पे थोड़ा जानना था कि अभी जो 2023 में डीपीडीपी एक्ट आया, ठीक है, तो डीपीडीपी एक्ट से आपकी कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आई है, और मतलब आई है तो क्या मतलब आया है, वो थोड़ा मुझे डिटेल में जानना है। ओके, देखो डीडीपीटी जो आप एक्ट की बात कर रहे हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है या तो मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि जैसे बताया कि अभी हम लोग इंडिया में भी जो कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं या तो जिनके लिए सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी कोई क्वेरी रेज नहीं हुई है, और या तो उनकी भी अभी ये नीड नहीं है। मेरे ख्याल से ये डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड चीज़ें हो, ये डिफेंस सेक्टर है या कुछ ऐसी कंपनियां जो तो हाईली सेंसिटिव कंपनियां है, या तो कोई एंड यूजर का डेटा ले रही हो, ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां भी हो, उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, आई एम नॉट श्योर। तो हमारा अभी तक तो हम लोगों ने कोई ऐसे क्वेश्चंस भी फेस नहीं किए हैं, जहाँ तक हम लोग जिस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे ऐसी चैलेंजेस नहीं आई है। मुझे थोड़ा बहुत इसका आइडिया है, जो जीडीपीआर है यूरोप रीजन्स में, वहाँ हमें केयरफुली प्ले करना पड़ता है यूजर्स को डेटा को लेके, उसको कहाँ मैनेज कर रहे हैं, तो आई एम बिट अवेयर अबाउट दैट। बट जीडीपी जो इंडिया का स्पेशली अगर करें तो मुझे ज़्यादा उसमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हम अभी तक ये चैलेंज फेस नहीं किए, उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है ज़्यादा। ओके, लाइक आपने दूसरी कंट्री की बात की, तो उसमें आपको कंप्लायंस वाइज क्या मैनेज करना पड़ता है, वो थोड़ा समझा सकते हो? कंप्लाइंस वाइज जैसे देखो जीडीपीआर है, तो जीडीपीआर में का डीप तो लॉ के हिसाब से तो मैं नहीं बता सकता, पर मेन चीज़ है क्या, एक भी डेटा है वो यूरोप जोन में रहना चाहिए, राइट। कहीं पे डेटा डायरेक्टली हम किसी को दे नहीं सकते। अगर हम किसी एंड यूज़र या एंड कस्टमर का डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो उनकी पहले परमिशन होनी चाहिए। अगर हम हमारे एम्प्लॉय भी वो डेटाबेस को एक्सेस या कहीं पे अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ेगी कि ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, राइट। उनकी परमिशन आने के बाद ही हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उसने डेटाबेस दे दिया तो मैं उनके एंड कस्टमर को जाके किसी को भी कुछ मेल कर सकूं या डेटा ले सकूं, लाइक दिस। ओके, राइट। सो आई थिंक आपने मुझे डिटेल में समझाया कि व्हाट इज ईआरपी सॉफ्टवेयर और ओडू से क्या क्या पॉसिबल है। तो लास्ट में मैं आपसे ये जानना है कि ओडू से आपने कोई डेवलपमेंट किया है और उसकी कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप बताना चाहते हो, कि जिससे पहले वो उनका मैनेजमेंट कैसा था और अभी आज उनका मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, और उसके बाद उनका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है। राइट, देखो ईआरपी का जब आरओआई की बात करें तो हम लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़े, क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक छोटा मतलब अगर कोई छोटी कंपनी की बात करें तो ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, तो ई कॉमर्स स्टोर की कॉस्ट एक होती है, पर अगर आपको पूरा आरओआई काउंट करो तो ई कॉमर्स स्टोर तो बन गया, पर वो ई कॉमर्स स्टोर में कस्टमर लाने तक के आपके कितने एफर्ट्स गए, चाहे वो मार्केटिंग के हो सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के हो सकते हैं, राइट। वो अगर सारी कॉस्ट को इंक्लूड करो तो एक उसके बाद आप जाओ कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ और लास्ट 1 साल में मैंने कितना सेल्स किया तो मेरे आरओआई है। तो यहाँ पे चीज़ें ईआरपी से भी ऐसी चीज़ें है कि डायरेक्टली मॉनेटरी में आरओआई काउंट करना इतना एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग लोगों की जॉब मतलब जो जॉब पे है उनकी लाइफ को भी इजी कर रहे हैं। 5 सॉफ्टवेयर आप मैनेज कर रहे थे, एज आप वही एक ही सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हो, राइट। तो ये एफिशिएंसी भी जो मैन पावर में एफिशिएंसी आई, तो जो ईआरपी का आरओआई है वो आपको लॉन्ग टर्म दिखता है।
और जहाँ तक हम लोगों ने सॉल्यूशंस क्या किया है, तो हम लोगों ने बहुत ऐसे क्लाइंट को ERP दिया हुआ है। ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 1000 से भी ज़्यादा ओडू के यूजर्स होंगे, राइट, और मोर देन 50+ क्लाइंट है जो ये यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्लियरली ये ट्रैक कर पाते हैं, उनको दिखा भी सकते हैं कि भाई देखो 2 साल पहले हम यहाँ था, अब हम यहाँ है। हमारे नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो काम कर रहे थे वो दिन में इतना काम कर पा रहे थे, अब ये लोग इतना काम कर रहे हैं। और वो उनको कहीं पर भी कोई फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें उनको अपने वन डेस्क के ऊपर मिल रही है। ओके, राइट। अभी आपने बताया कि आपके कस्टमर बेस 1000+ है, तो अभी आपकी 8 साल की एंटरप्रेन्योर जर्नी में आपको कोई ऐसा फीडबैक कस्टमर से शेयर करना है जिससे मतलब आपको रोज मोटिवेशन मिलता है? ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक कौन सा मिला है आपको? ओके, तो देखो जैसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ओडू का भी एक लोगो है कि वी आर सॉफ्टवेयर फॉर मैनेज द पीपल। ठीक है, कि हम लोग पीपल को मैनेज ऐसे करो, वो अच्छी जॉब करेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाइक दिस। और मेरा भी पर्सनल या और भी वही है, इफ यू लर्न मैनेज द पीपल तो इजी रहेगा, और वही मोटिवेशन है मतलब कैसे सॉल्व करो, राइट। कि हर एक जगह पे हम लोग जो इंडियन मार्केट की बात करें, ट्रेडिशन से 40 साल से बंदा टेली यूज कर रहा है, उनको मैंने सॉफ्टवेयर देना है। 20 साल से जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है फाइलों पे साइन कर रहा है, आप उनको बोलो यहाँ पे आप डिजिटल साइन करो, राइट। तो ये यूजर असिस्टेंट्स है, उनको हम लोग कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करें और वो चैलेंज को कैसे मैनेज करें। सो मैनेज द पीपल इन ऑल वे, दैट इज द मोटिवेशन फॉर मी एवरी डे। ये इश्यू है, ओडू अपना काम कर देगा, टेली अपना भी काम कर रहा है, राइट। और आप मतलब वो एक बंदा है मॉर्निंग में आके वो ऑलरेडी एडेप्टेड है कि सुबह आके ओके 10 परचेस ऑर्डर पड़े, साइन किया, स्टोर वाले को भेजा, तब उनको बोल रहा है डिजिटल साइन करो या अप्रूव करो, लाइक दिस। तो ये यूजर रेजिस्टेंस को आप कैसे सोल्व करोगे? और वो अगेन वो वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल स्किल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा आती है कि आपको ये पर्सन्स के साथ कैसे डील करना है कि उनको आप चेंज कर सको। ओके। दूसरी मुझे आपसे ये बात जाननी है कि आपने अभी तक जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे बिजनेस किया, तो आज ये ओडू टेक्नोलॉजी है या कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर लो, तो आपके बिजनेस में आपको बिगेस्ट थ्रेट कौन सा नज़र आ रहा है अभी? या मतलब वो आपको चैलेंज लग रहा है कि ये चैलेंज को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऐसा नहीं है, जो पेस के साथ हम ग्रो हो रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों ग्रोइंग स्टेज में है। हाँ, आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से चैलेंजेस भी बढ़ेगी। अभी हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है वो जैसे बताया कि SMEs है, राइट। अगर हम लोग लार्ज प्रोजेक्ट में ओडू का सोचे कि भाई अगर बड़ी कंपनियों में ओडू इम्प्लीमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे चैलेंज आएगी, क्योंकि उनकी खुद की चैलेंजें होती है इंडस्ट्रीज की, उनकी प्रोसेस भी अलग होती है, और उनका जो चाहे डेटा का वॉल्यूम है वो भी अलग होता है। तो अभी तक तो ऐसे कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस नहीं फेस की हुई है, या तो हम लोग ऐसा नहीं बता सकता कि ये चैलेंज है उनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। हाँ, जो हमारी पेस है मोर कंपनी को पेपरलेस बनाना, उसके ऊपर स्पीड देना पड़ेगा, पर पर्टिकुलर थ्रेड तो नहीं है। ओके, ठीक है। मुझे एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन अभी ये है कि जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फार्मा इंडस्ट्री ले लो, या किसी को कुछ नया बिजनेस डेवलप करना है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज है एक्सपेंशन के लिए भी गिन लो या फिर न्यू स्टार्टअप के लिए। तो क्या आज गवर्नमेंट का आपको कितना सपोर्ट है फॉर IT सेक्टर, वो मुझे थोड़ा जानना है, क्योंकि मैंने ऐसी इंडस्ट्री देखी है जो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है, उनको गवर्नमेंट से ज़्यादा बेनिफिट है। बट जैसे IT जितना बूम हुआ है लास्ट 10 साल में, वो भी पर्टिकुलर इंडिया में, शायद मैं ऐसा बोल सकता हूँ गर्व से कि पूरे इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया की वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा है फॉर IT सेक्टर। तो उसमें क्या गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट किया है या फिर मतलब ऐसे ही ग्रो हो गया? देखो, जहाँ तक मैंने IT एक्ट पढ़ा है, मतलब ये बेनिफिट्स जो पॉलिसी लाई, IT पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट की हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट की, बेनिफिट्स है, नो डाउट ले भी सकते हैं, पर उनके कुछ रेगुलेशंस या कंप्लायंस भी है जो हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। कि तो हम लोगों को बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं है और हम नहीं ले रहे हैं।
उसके भी रीजंस अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ तो चाहे वो वर्क स्पेस को लेके आपको कुछ कंपनसेशन दे रहे हैं या तो अदर बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं आईटी सेल्स में, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, पर उसके लिए अगेन या तो आप स्टार्टअप होना चाहिए या तो आपके पास जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इंडियन मार्केट के इश्यूज सॉल्व कर रहे हो, तो हम लोग उसके मतलब कर सकते हैं क्या। वैसे हम लोग, मैंने बताया कि लास्ट साल तक हमारा 80% एक्सपोर्ट था, और वो भी हम लोग एक सॉल्यूशन है उनको ही सेल कर रहे हैं या तो उनको ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 90% चीज़ों में हम एलिजिबल नहीं है ये बेनिफिट्स के लिए। ओके ओके, सो हम लोगों ने कुछ ऐसे बेनिफिट्स नहीं लिए हैं। इंडियन मार्केट 100% आ जाएंगे तब देखेंगे कि अब हमारे लिए इसमें यूजफुल क्या है। right. Okay. We will end this conversation into one last question. What advice will you give to our entrepreneurs कि मतलब उनको बिजनेस में अच्छे से ग्रो करना है या फिर कोई भी चैलेंजेस आए तो उनके सामने खड़े रह के उसको फेस कर पाए, उसके लिए आपके एक्सपीरियंस से आप उनको क्या शेयर करना चाहोगे? ओके, देखो, और जहाँ तक इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ तो पहली चीज़ है जो हमारे मतलब लोग सोचते हैं कि चाहे टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को आपको एज ए कॉस्ट नहीं देखना है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि यार आज हम लोग फ़ोन के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च कर देंगे, कार के ऊपर 10 लाख रुपया खर्च कर देंगे, पर अगर सॉफ्टवेयर लेने की बात आएगी तो 1 लाख रुपया हो, यार आपका सॉफ्टवेयर इतना महंगा। ये बिजनेस का कोर है, राइट? तो ये आपको कॉस्ट नहीं देखना है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको कार से, फ़ोन से या तो जो आप घड़ी पहनते हैं उनसे ज़्यादा आरओआई देगा। ओके राइट, ये पहली चीज़ है। मतलब टेक्नोलॉजी का जितना एडेप्शन होगा इनिशियल स्टेज में, आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। राइट ये फर्स्ट है एडवाइस टू हु आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस जर्नी। बाकी जो दूसरा है, मैं अभी सीख रहा हूँ, एडवाइस तो नहीं दे सकता हूँ, तो मेरा सजेशंस हो सकता है, एडवाइस नहीं हो सकती है, कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आप कंटिन्यूटी रखो, पेस स्लो भी होगी चलेगा, पर डोंट गिव अप इट। थैंक यू सो मच रणधीर भाई फॉर कमिंग ऑन रेडिकल टॉक शो। आपने जितना भी डिटेल में याद सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बताया तो शायद व्यूअर्स को पता चलेगा कहीं उनका इम्पोर्टेंस क्या है और कहीं ना कहीं उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि एक छोटे स्टेप से कैसे उसको अपने बिजनेस में अडॉप्ट किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग वैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू राज भाई, कॉलिंग मी फॉर हियर, एंड जो भी मैंने बताया वो मेरा इनिशियल चीज़ें है जो मैं लर्न कर रहा हूँ, सो आई होप इट विल यूजफुल समवेयर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।